ये कहानी ऑनर किलिंग की दो सच्ची घटना पर आधारित है जो कि 2007 और 2011 में सबके सामने हुए थे, पर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि कोई उस आतंक के खिलाफ आवाज उठा सके। मूवी के एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको असली कहानी के बारे में भी बताऊंगा जिसके बेस पर ये मूवी बनी है। नाउ मेन कहानी पर आने से पहले मूवी की शुरुआत कश्मीर से होती है। यहाँ पर आर्मी की एक कवर ऑपरेशन चलती है जहाँ पर मेजर अभिमन्यु को मेनली एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए भेजा जाता है जो कि वहाँ पर डॉक्टर के भेष में जाते हैं। साथ ही उनका एक साथी भी होता है जो कि उनके अंदर जाते ही एक दूसरी लोकेशन पर जाकर निशाना लगाकर बैठ जाते हैं। दोनों ही वहाँ पर अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स का वेट करते हैं, पर तभी मेजर अभिमन्यु की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है कि वो एक डॉक्टर नहीं है, जिससे वहाँ पर बहुत फाइट होती है और मेजर अभिमन्यु का साथी अपने स्नाइपर के जरिए बहुत सारे टेररिस्ट को मार डालते हैं। अभिमन्यु उन टेररिस्ट से लड़ते लड़ते आगे बढ़ जाते हैं जिससे वो साफ साफ दिखाई नहीं देते। उनकी मदद करने के लिए उनका साथी भी अपनी पोजीशन चेंज करता है जिससे आर्मी के ऑपरेशन रूम में जो फुटेज दिख रही होती है वो उन्हें नहीं मिलती। कुछ देर बाद हम अभिमन्यु को उसी टेररिस्ट के सामने देखते हैं जिसने उनकी वाइफ को मारा होता है। अभिमन्यु के सीनियर्स उन्हें फोन कर कहते हैं कि वो उसे ना मारे क्योंकि उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है, पर अभिमन्यु उनकी बात नहीं मानते जिससे मेजर अभिमन्यु को आर्मी से निकाल दिया जाता है और फिर वहां से अभिमन्यु अपने गांव वापस आ जाते हैं। नाउ मेन कहानी यहीं से शुरू होती है जिसके बेस पर ये मूवी बनी है। हरेली नाम का एक गांव होता है और इस गांव में एक शादी होती है। शादी एक ऊंचे जात वाले लड़के की एक नीची जात वाली लड़की के साथ। लड़का पढ़ा लिखा और ऊंची जात से बिलोंग करता है, इसलिए वो समाज की बनाई हुई नियमों को नहीं मानता और अपनी मर्जी से एक नीची कास्ट की लड़की से शादी करता है। पर जिस रात वो बारात लेकर आता है उसी रात गांव के कुछ सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले लोग घर में घुसकर सबको मारना पीटना चालू कर देते हैं। स्पेशली वो लड़कियों पर अपना दोष जमाते हैं, जिनमें से एक लड़की का नाम होता है वेदा। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वेदा किसी से नहीं डरती, जो कि उन ऊंची जाति वालों को पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद वो सब दूल्हे और दुल्हन को घसीट कर वहां से ले जाते हैं और इन सब की वो लोग बाकायदा वीडियो बनाते हैं ताकि सबको वही वीडियो दिखाकर डराया जा सके। दरअसल वो सारे लोग जितेंद्र प्रताप सिंह के आदमी होते हैं जो कि पॉलिटिशियन होने के साथ ही खुद को 130 गांवों का मुखिया भी मानता है। किसी ने ना तो उसे मुखिया बनाया होता है और ना ही मुखिया चुना होता है, पर उसके बावजूद भी ये आदमी खुद को सबका मुखिया मान लेता है क्योंकि ये एक बहुत ही पैसे वाला ताकतवर आदमी होता है, वो भी एक ऊंची जाति का। तो वही मूवी में जिसको छोटी जात के रूप में दिखाया गया है उन्हें बेरवा कहा जाता है, जिनके साथ हर तरह की ऊंच नीच छुआछूत जैसी चीजें होती है। नाउ अभिमन्यु अपने ससुराल जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने वाइफ से वादा किया होता है कि वो उनके डैड का यानी कि अपने ससुर का ध्यान रखेंगे। तो वहीं अभिमन्यु का ससुर अभिमन्यु को लेकर जाते हैं जितेंद्र प्रताप के पास ताकि वो उसे कोई काम दे सके। रास्ते में अभिमन्यु देखता है कि एक कुत्ता एक लाल रंग के बैग को देकर भौंक रहा है जो कि एक सुनसान जगह पर पड़ी होती है। वो उसे खरोच भी रहा होता है और उसे काटने की कोशिश भी कर रहा होता है। वो दोनों उस बैग के पास जाते हैं, उसे खोलते हैं। हम देखते हैं कि उसमें एक लड़की की लाश पड़ी होती है, वो भी कटी हुई। शादी के जोड़े से ये बात साफ हो जाती है कि ये वही लड़की है जिसको पिछली रात उसी के घर से घसीट कर ले जाया गया था। दोनों ये बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है कि ये सब किसका काम है, इसलिए वो सिवाय फॉर्मेलिटी के कुछ भी नहीं करते और दिखावे के लिए वो जाते हैं जितेंद्र प्रताप के घर, जो कि सबके सामने नौटंकी करता है कि पुलिस बिना किसी डर बिना किसी भय के अपना काम करे, दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। ये सब वो सिर्फ मीडिया में आने के लिए कहता है ताकि उसकी एक अच्छी इमेज बनी रहे। साथ ही अभिमन्यु को वो एक कॉलेज में बॉक्सिंग के कोच के तौर पर रख लेता है क्योंकि अभिमन्यु एक गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं आर्मी में होने के अलावा। इस कॉलेज में सेम वही वेदा नाम की लड़की पढ़ती होती है और इससे बहुत शौक होता है बॉक्सिंग सीखने का। वो बॉक्सिंग इसलिए सीखना चाहती है ताकि वो अपने आप को बचा सके, साथ ही अपने परिवार को भी। अब होता क्या है कि वेदा जहाँ पढ़ती होती है वहाँ पर आरती नाम की एक लड़की भी पढ़ती होती है जो कि ऊंची जाति से बिलोंग करती है।
आरती और वेदा के भाई मनोज के बीच में लव अफेयर होता है, जिसको लेकर उसकी बहनें तो काफी एक्साइटेड होती है। बट जब यही बात उसके पापा को पता चलती है तो वो उसे बहुत मारते हैं, क्योंकि अगर उन ऊंची जाति वालों को इस बारे में पता चला तो वो तो उसे मारेंगे ही, साथ ही वो उसकी बहनों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो उसे समझाते हैं कि वो उस लड़की का साथ छोड़ दे, नहीं तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इधर वेदा कॉलेज में ट्राई करती है कि उसका नाम बॉक्सिंग कंपटीशन में लिख लिया जाए, जो कि कोच ऐसा नहीं करते। साथ ही जितेंद्र का भाई सुयोग प्रताप भी वेदा को परेशान करता है ताकि वो वहां से चली जाए, पर उन सब के बाद भी जब वेदा नहीं मानती और अपने पापा से कहे वो 12,000 रुपए लेती है बॉक्सिंग किट के लिए, तो वो सब उसे रास्ते में ही रोक कर काफी मारते पीटते हैं और उसके सारे पैसे भी फाड़ देते हैं। वेदा वही सारे पैसे लेकर अभिमन्यु के पास जाती है, क्योंकि अभिमन्यु ही एक ऐसा पर्सन होता है जिसने कभी भी उसे बॉक्सिंग के लिए मना नहीं किया होता। अभिमन्यु उसका थोड़ा सा इलाज करता है। उसके फटे हुए पैसों को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो उसी रात को निकल जाता है उन सब की धुलाई करने। अभिमन्यु खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक कपड़ा अपने सर पर लपेट लेता है और फिर वो एक एक करके बारी बारी से सबको मारता है, जिसमें वो सिर्फ सुयोग प्रताप को एक रूम में लॉक कर देता है ताकि बात ज्यादा आगे ना बढ़े। अगले दिन यही सारी बातें जितेंद्र प्रताप को पता चलती है। वो बकायदा पुलिस की क्लास लगाता है, पर कोई भी यहाँ पर उस आदमी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसने अपना चेहरा ढक रखा था। बट फिर भी एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि 130 गांवों के बाहुबली पर अगर कोई हाथ उठाएगा तो वो उन 130 गांवों में से तो नहीं होगा। ना होता क्या है कि अभिमन्यु वेदा को सीक्रेटली ट्रेन करने लगता है बॉक्सिंग के लिए। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वेदा खुद लड़ना सीख सके। ना कंपटीशन में पार्ट लेने की लास्ट डेट नजदीक आती है। जितेंद्र प्रताप पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए कॉलेज में मीडिया को लेकर जाता है और सेम ही इसी मौके का फायदा उठाकर अभिमन्यु वेदा को आगे करता है कि वो भी कंपटीशन में पार्ट लेगी। नौ जितेंद्र इस बात को पसंद नहीं करता कि एक नीची जात की लड़की बॉक्सिंग में पार्ट लेगी उसके भाइयों के साथ, बट सिंस की मीडिया वहां पर मौजूद होती है, वो अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए वेदा को पार्ट लेने से नहीं रुकता। कुछ समय बाद होली का फेस्टिवल आता है। कॉलेज में सब होली खेलते हैं और उसी कॉलेज में वेदा का भाई भी घुस जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि वो उस कॉलेज में घुसा, प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी लवर आरती को रंग लगाने के लिए कॉलेज में घुसता है, जिसके साथ रोमांस करते हुए सुयोग प्रताप और उसके दोस्त उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। जिसके बाद सेम ही दिन उनके पूरे परिवार की पेशी जितेंद्र प्रताप के सामने की जाती है। सबके सर पर चप्पल होती है और सबको बेइज्जत करा जाता है। यहाँ पर जितेंद्र कहता है कि जात पात ऊंच नीच उसने नहीं बनाए, पर वो उनका सम्मान जरूर करता है, क्योंकि ये सब ऊपर से बनकर आए हैं। और सजा के तौर पर वो उसे और उसके पापा को सबके सामने जमीन पर अपनी नाक रगड़ने के लिए कहता है। वैसे तो बात मनोज को जान से मारने की भी करी जाती है, पर जितेंद्र सिर्फ माफी मंगवाकर उन्हें छोड़ देता है। नाउ घर आकर वेदा अपनी बड़ी बहन से पूछने लगती है कि ये जात पात किसने बनाए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये किसने डिसाइड किया। ऊंची जाति नीची जाति की व्यवस्था जब पहले से थी तो फिर ये कोर्ट कानून ये सब किस लिए है, इसे क्यों बनाया गया। वेदा के पापा एक वक्त पर एक वकील हुआ करते थे, इसलिए वेदा को कानून एंड लीगल प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत कुछ पता होता है, जिसे चुप कराने के लिए उसकी बड़ी बहन उसे कहती है कि वो लोग ताकतवर हैं और उनके सामने पुलिस कानून सब छोटे हैं, इसलिए उनसे लड़ा नहीं जा सकता। अब अगली सुबह होता क्या है कि सीधा पुलिस उन्हीं के घर में आती है और सबको मारना पीटना चालू कर देती है। पता चलता है कि आरती अपने घर से भाग गई है और उसे भगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वेदा का भाई मनोज है, जो कि अपने घर पर एक चिट्ठी छोड़कर जाता है कि वो आरती को लेकर भाग रहा है। नाउ पुलिस सबको पकड़कर थाने ले जाती है और थाने में आता है जितेंद्र प्रताप सिंह। एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो उन सबको मारेगा, बट वो यहाँ पर एक प्रस्ताव रखता है कि अगर मनोज आरती से शादी करेगा तो वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, उसे जिंदा ही छोड़ देगा। दरअसल ये सिर्फ एक ट्रैप होता है, इनको ये बात पता नहीं होती कि वो दोनों कहाँ पर है, इसलिए वो इन्हें एक उम्मीद देते हैं कि अगर ये लोग उन्हें बुलाएंगे और उनकी शादी करवाएंगे तो वो उन्हें जिंदा छोड़ देंगे। और ऐसा ही कर जब ये उन दोनों की शादी करते हैं तो जितेंद्र के आदमी उन दोनों को वहां पर आकर मार डालते हैं और साथ ही वो वेदा और उसकी बहन को भी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिनसे बचने के लिए वो दोनों वहां से भागते हैं। बट एक जगह पर जाकर वो फंस जाती हैं, क्योंकि वहां से आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं होता। वेदा अपनी बहन से कहती है कि वो भागे, उन लोगों का ध्यान वो बटाएगी, बस वो पीछे मुड़कर ना देखे। दोनों एक
दूसरे को गले लगाते हैं और रोते हैं और फिर उसकी बड़ी बहन ही सबका ध्यान बटाने के लिए निकल जाती है, जिसके साथ क्या कुछ हुआ होगा ये तो कोई सोचना भी नहीं चाहेगा। तो वही वेदा वहां से निकल कर जाती है अभिमन्यु के पास। वो उसे सारी बातें बताती है, जो कि उसे गाड़ी में बैठा कर लेकर जाता है जितेंद्र प्रताप के पास और उससे पूछता है कि उसे ये सब करने का अधिकार किसने दिया, किसने उसे 130 गांवों का मुखिया बनाया, क्या वो सरपंच है, क्या किसी ने उसे वोट देकर चुना है। पर इन सारी बातों का तो जैसे कोई मतलब ही ना था। जितेंद्र उसे उसकी वाइफ के बारे में बताकर कहता है कि जो आर्मी में होते हुए अपनी बीबी को नहीं बचा पाया वो उस लड़की को क्या बचाएगा। बट फिर भी वो उसे भागने का एक मौका देता है, ये कहते हुए कि अगर वो उसे बचा सकता है तो बचा के दिखाए। अभिमन्यु वेदा को वहां से लेकर निकल जाता है और फिर बाद में एएसआई रघु के जरिए वो वेदा के पेरेंट्स तक एक संदेश पहुंचाता है कि वेदा जिंदा है, पर उसकी बहन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि उसके साथ क्या हुआ। अभिमन्यु अपने ससुर और बॉक्सिंग कोच के जरिए जरूरी सामान और इंफॉर्मेशन लेता है। कोच उसे बताते हैं कि वेदा की मौसा जी खिजरला नाम की जगह पर रहते हैं और वेदा वहां पर सुरक्षित रहेगी। वहां तक जाने के लिए वो दोनों पुरानी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जैसे ही रास्ते पर दिखाई देती है पुलिस अलर्ट हो जाती है और उनका पीछा करना चालू कर देती है। साथ ही यहाँ पर जितेंद्र का भाई सुयोग भी होता है और सब के सब गोलियां बरसाते हुए उनका पीछा करते हैं। इसमें बहुतों का एक्सीडेंट होता है और बहुतों को अभिमन्यु मार देते हैं और किसी तरह से बचते बचाते वो जाते हैं वेदा के मौसा जी के पास, जो कि अभिमन्यु पर सीधा गन तान देते हैं उसे ना जानते हुए। ये बंदा एक वक्त पर आर्मी में था, पर अब ये भी जात पात के जाल में फंस चुका होता है और डर की वजह से ये खुद चुपके से पुलिस को वहां पर बुला लेता है, जो कि फायरिंग करना चालू कर देते हैं। अभिमन्यु उस घर में कुछ फोटोज को देखकर समझ जाता है कि वो पर्सन आर्मी में भले था, बट उसे कोर्ट मार्शल करके निकाला गया था। और जब पुलिस वहां पर आकर उन पर फायरिंग करती है तो अभिमन्यु दूसरे रास्ते से बाहर निकलकर उन सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है। मोस्टली ये पूरा सीन सिर्फ एस्केप मोड वाला होता है, जहाँ पर उन्हें किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर भागना होता है। वेदा अभिमन्यु को कोर्ट चलने के लिए कहती है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि कोर्ट से उसे न्याय जरूर मिलेगा, पर वहां तक जाने के लिए उन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ता है, जिसमें उन्हें बहुत चोट भी आती है। यहाँ तक कि वेदा को जिंदा रहने के लिए अपनी आइडेंटिटी तक छुपानी पड़ती है, जिसके लिए उसे बाल काटने पड़ते हैं और लड़कों की तरह कपड़े पहनने पड़ते हैं। और जब फिर भी वो पकड़े जाते हैं तो हमें सुयोग प्रताप के जरिए पता चलता है कि उसने वेदा की बहन के साथ क्या क्या किया और कैसे उसने उसे जिंदा ही जला दिया। गुस्से में वेदा उससे लड़ती है और उसे लड़ता हुआ देख अभिमन्यु भी सबको मारना पीटना चालू कर देते हैं। वो उन्हें उसी माइन में डायनामाइट के साथ बांधकर वहां से चले जाते हैं, मोर लाइक ए ट्रैप, ताकि अगर कोई भी वहां पर आए तो वो डायनामाइट फट जाए। उस माइन की लोकेशन सुयोग ने अपने भाई जितेंद्र को भेजी होती है और इसलिए वही वहां पर अपने आदमियों के साथ आता है, जो कि जब उस जगह पर एंटर करने की कोशिश करता है तो वहां पर होती है ब्लास्ट और सुयोग का हो जाता है द एंड। और जब सुयोग मरता है तो जितेंद्र जात पात को छोड़कर बदला लेने का सोचता है अपने भाई की मौत का। तो वहीं अभिमन्यु वेदा को लेकर जाता है हाई कोर्ट। अजीब तो मुझे ये लगा कि इतनी सारी पुलिस होने के बावजूद भी जितेंद्र वहां पर धड़ाधड़ गोलियां चलाने से पीछे नहीं हटता। सारे लोग डर कर वहां से भागते हैं। पुलिस, वकील, जज सबको अपनी जान की पड़ी होती है, इसलिए कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। इवन कि जब वेदा घायल हालत में जज के सामने जाती है, उनसे गुहार करती है कि वो उसे इंसाफ दिलाए, न्याय दे, तो उसके बाद भी कोर्ट में मौजूद जजेस इतनी हिम्मत नहीं करते कि वो आगे निकलकर कोई कार्रवाई कर सके। मूवी में अभिमन्यु जितेंद्र और बाकी सारे लोगों को मार देता है, जिसमें उनकी भी मौत हो जाती है। बट रियल लाइफ में वेदा, जिनका असली नाम सीमा है, उनकी कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। न्याय मिलती तो है, पर जो संघर्ष उन्हें करनी पड़ती है वो खुद में किसी अन्याय से कम नहीं होती। मनोज और बबली हरियाणा के करोरा विलेज कैथल डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। दोनों एक ही गांव के थे, दोनों में ही प्यार होता है और इसलिए वो दोनों भागकर 7 अप्रैल 2007 को चंडीगढ़ में शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद लड़की के पेरेंट्स पुलिस में एफआईआर फाइल कर देते हैं कि मनोज बेनवाल उनकी बेटी को लेकर भाग गया है। बात कोर्ट तक पहुंचती है तो कोर्ट आदेश देती है कि उन दोनों को कहीं से भी ढूंढ कर लाया जाए,
पता चलता है कि वो दोनों चंडीगढ़ में हैं। दोनों को पुलिस हरियाणा लेकर आती है, कोर्ट में पेश करती है, जहां पर वो दोनों ये बात साबित करते हैं कि वो दोनों बालिग हैं और उन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी है। कोर्ट उन दोनों की बात मानती है और पुलिस को आदेश देती है कि उन दोनों को सेफली उनकी लोकेशन पर छोड़कर आए ताकि कोई भी उन पर किसी भी प्रकार का हमला न करे। 5 पुलिस ऑफिसर्स ऐसा करने के लिए जाते हैं, पर रास्ते में वो पांचों एक एक करके कहीं गायब हो जाते हैं। मनोज को अंदाजा हो जाता है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो एक आखिरी बार अपनी माँ को फोन लगाते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं और फैसला करते हैं कि वो अब चंडीगढ़ नहीं बल्कि दिल्ली जाएंगे। बस वहाँ से करीब 20-30 किलोमीटर ही आगे बढ़ी होगी। ये बात 15 जून 2007 की है। बस जैसे ही रायपुरा के बुटाना गांव को क्रॉस करती है, एक काले रंग की जीप बस का रास्ता रोक देती है। जीप से गुंडे बदमाश टाइप के लोग बाहर आते हैं, जो कि बस में चढ़ मनोज और बबली को बाहर निकालते हैं और फिर उनके साथ जो मारपीट करी जाती है वो पूरे इलाके में फैल जाती है। दोनों को ही एक सुनसान जगह पर लेकर जाया जाता है। लड़की को जहर देकर मार दिया जाता है और फिर उसके बाद मनोज को दर्दनाक मौत दी जाती है। पहले तो उसे बेरहमी से मारा जाता है और फिर उसके बाद उसे गाड़ी से बांधकर घसीटा जाता है और जब वो तब भी नहीं मरता तो उसका गला दबाकर उसे भी मार दिया जाता है। दोनों की लाश पुलिस को 10 दिन बाद नहर में मिलती है। पता चलता है कि दोनों को मारने वाले मेन अपराधी लड़की वाले थे, जिनमें से जो मास्टरमाइंड होता है वो लड़की का दादा होता है, जो कि खाफ पंचायत का मेंबर था और उसी ने पंचायत बुलाकर दोनों को जान से मारने का फैसला लिया था। इतना ही नहीं, जब मनोज की बहन और उसकी माँ कोर्ट में न्याय के लिए जाते हैं तो एक बार फिर से खाफ पंचायत बैठाई जाती है, जिसमें यह फैसला लिया जाता है कि जब तक वो केस वापस नहीं लेंगे तब तक कोई उनसे बात नहीं करेगा, उनकी मदद नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे भी खाफ पंचायत का कहर झेलना पड़ेगा। 3 साल तक केस चलता है। लगभग 50 बार कोर्ट में माँ बेटी को जाना पड़ता है, बट 3 साल तक कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। जब उन्हें कोर्ट जाना होता था तो कोई भी गाड़ी वाला उन्हें अपनी गाड़ी पर बैठाता नहीं था। कोई ऑटो वाला इस डर से उन्हें अपनी ऑटो पर नहीं बिठाता था कि अगर इस बात के बारे में अगर खाफ पंचायत को पता चला तो वो उसका भी हुक्का पानी बंद कर देंगे। कोर्ट 3 साल बाद 5 लोगों को मौत की सजा सुनाती है, जिसे हाई कोर्ट में उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बबली के दादाजी, जो कि इन सब के मास्टरमाइंड होते हैं, उन्हें कोर्ट सबूतों के अभाव में छोड़ देती है। ऐसी बातें बाद में सामने आती हैं कि कार्डिनल कोर्ट के जज को पंचायत के लोग धमकी देते हैं कि उसे भी जान से मार दिया जाएगा, इसलिए वो जज जिन्होंने उन सबको मौत की सजा सुनाई थी वो अपना ट्रांसफर दूसरी जगह पर करवा लेते हैं। बाद में मनोज की बहन सीमा पर भी जानलेवा हमला होता है, जिसे भी बबली के परिवार वालों ने ही अंजाम दिया था। इस वीडियो का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि सबको सतर्क करना है ताकि सब अपने आप को बचा सके। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।